नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का ख्याल हेल्थ प्लस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। हर इंसान दिन में कुछ न कुछ सोचता रहता है, लेकिन कई बार कुछ ख्याल ऐसे होते हैं जो बार बार हमारे दिमाग में आते हैं और उन ख्यालों से हमें एंजाइटी तक होना शुरू हो जाती है और बाद में यही ख्याल एक बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं। क्या है ये बीमारी, किस तरीके से इससे निपटा जा सकता है, किस तरीके से हम इसका इलाज कर सकते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जम्मू के जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अभिषेक चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, जैसे मैंने हेडिंग बोली तो बट नेचुरल आप समझ गए होंगे मैं किस डिजीज की बात कर रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि आप स्टार्ट करें। ये जो बीमारी है जिसको हम OCD कॉमनली बोलते हैं या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कॉमनली बोलते हैं, ये दो वर्ड्स हैं इसमें, ऑब्सेसिव ऑब्सेशन और कंपल्सिव कंपल्शन। सो ये ऐसी बीमारी है जिसमें एक व्यक्ति के दिमाग में कुछ ऐसे विचार आते हैं जो वो ना चाहे उसके दिमाग में आए, मगर बार बार वो एक ही विचार उसके माइंड में आता है, उसको परेशान करता है और उसको कभी कभी फोर्स करता है कुछ ऐसे एक्शन करने को कि वो ख्याल उसके दिमाग से निकल जाए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सबसे कॉमनली इसको वैसे तो इसका हिंदी में इसको हम वहम की बीमारी बोल सकते हैं। कॉमन कुछ वन ऑफ द कॉमनेस्ट जो OCD में सिम्टम है दैट इज कंटामिनेशन फोबिया, या गंदगी है, मेरा हाथ गंदे है, मेरा शरीर गंदा है, उस तरह के कुछ ख्याल अगर किसी के इंसान में के दिमाग में आते हैं तो इस ख्याल को हम बोलते हैं ऑब्सेशन। और इसके कारण उसको मन करता है, अगर उसको लगेगा, किसी भी इंसान को लगेगा मेरा हाथ गंदे, तो क्या करेगा, उसको धोएगा। और अगर उसके उसने हाथ धोए हैं, एक बार हाथ साफ है, साबुन से अच्छी तरह धोए हैं, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में बार बार ख्याल आ रहा है कि नहीं अभी भी मेरे हाथ पे कुछ लगा है, गंदा है, और वो बार बार उसको धोता है, तो ये जो ख्याल आता है इसको हम बोलते हैं ऑब्सेशन। और जो मैंने बोला कि उसको फोर्स करता है कुछ करने को, दैट मींस उसको हाथ धोने को फोर्स करता है, इस एक्ट को हम बोलते हैं कंपल्शन। सो ये है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या OCD। सर, सबसे पहले तो जनरली हम देखें, हमें भी होता है कि हाथ धो ले, बेडशीट ठीक कर ले, तो कैसे हम कहेंगे कि ये वाकई में ओसीडी है? दो चीजों से। एक, पहले तो जब हमारे अगर दिमाग में ये आ रहा है कि हमें हाथ धोने हैं या कुछ चीज़ को तरतीब से रखना है, चादर साफ करनी है, अच्छे से बिछानी है, उसमें सिलबटें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल है, आपने सिलबटें निकाल दी, हाथ धो दिया और ये ख्याल चला गया। मगर एक OCD व्यक्ति के दिमाग को कहता है कि सर मुझे पता भी है कि मेरे हाथ साफ हैं, अभी तो मैंने धोए साबुन से 20 सेकंड, जैसे कि बोला कोरोना काल में बोला गया, मैंने सब अच्छे तरह से धोए, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि नहीं मेरे हाथ गंदे हैं। और मैं एक बार नहीं धोता हूँ, एक ही बार में मैं 5-6 बार हाथ धो रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है। कुछ कुछ लोग तो ऐसे करते हैं सर, एक एक घंटा हम बाथरूम में ही बंद रहते हैं या वॉश बेसिन के पास ही रहते हैं हाथ धोते समय। ये रिपीटेटिव जो एक्ट है, एक ये इस एक्ट को डिफाइन किया गया है। एक दिन में अगर 1 घंटे से ज़्यादा कोई इंसान इस कार्य में लगा रहता है, जैसे कि एक दिन में आप हाथ धोने में कितना समय स्पेंड करते होगे, अगर सोचो तो पूरे दिन में शायद 1 मिनट या 2 मिनट, पूरे दिन में आप जितनी बार भी हाथ धोते हो, 4 बार 5 बार, कितना टाइम लगता होगा, 2 मिनट तब सबको मिला लो, पूरे दिन के 20 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड मिला लो। लेकिन कोई व्यक्ति अगर एक दिन में 1 घंटा बाथरूम में रहता है या 1 घंटा पानी के पास रहता है या उससे ज़्यादा, तो हम कहते हैं ये अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बन गया है। और दूसरा, डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब उसको परेशानी होती है, उसको पता है मुझे नहीं करना है, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाते, वो परेशान हो गया है, कह रहे सर मैं तो डिप्रेशन में चला जाऊंगा अगर मैं इस चीज़ से निकल ना पाया। सो ये एक सिम्टम है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक सिम्टम से। कई और सिम्टम्स भी होते हैं OCD के, जैसे किसी चीज़ को बार बार चेक करना, सर मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, मैं एक बार गैस नॉब चेक करती हूँ और मगर फिर ध्यान आता है 2 सेकंड के बाद कि खुली तो नहीं रहेगी, 10 सेकंड के बाद फिर ध्यान आता है खुली तो नहीं रहेगी, 1 मिनट बाद फिर ध्यान आता है खुली तो नहीं रहेगी। सर एक बार गैस बंद करने के बाद मैं कम से कम 20 बार चेक करने जाती हूँ या जाता हूँ कि वो खुली तो नहीं रहेगी, या लॉक्स खुले तो नहीं रह गए, या जब मैं अपने कमरे में देखता हूँ कि बुक सिमेट्री में नहीं लगी है तो मुझे बहुत बेचैनी होती है और मैं उसको सिमेट्री में करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। जब ये एक बार बार हो और आपको परेशान करे, तब हम कहते हैं ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सर, एक्चुअल में कारण क्या है इसका? देखिए एग्जैक्टली OCD क्यों होता है, इसका हमें रीज़न पता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल OCD इट्स अ वेरी कॉमन, ये बहुत कॉमन बीमारी है, लाइफ लॉन्ग
अगर हम देखें पॉपुलेशन में एटलीस्ट 1 से 3% लोग, यानी कि 100 में से 1 या 3 लोग इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं कभी ना कभी इन देयर लाइव्स। और जो दूसरा मैंने वही बताया, फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है फीमेल्स में एज़ कम्पेयर टू मेल्स। मगर एग्जैक्ट कारण अगर आप कोई पूछे कि क्यों होता है, ये हमें पता है कि ब्रेन में एक केमिकल है सेरोटोनिन, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसकी कमी है, उसके कारण होता है। सेरोटोनिन क्यों कम है, अच्छे से बन नहीं पा रहा है या किसी कारण कम हो गया है, वो हम नहीं कभी बता पाते कि क्यों कम हो गया। हाँ, फैमिली हिस्ट्रीज होती हैं इसमें, काफ़ी लोगों को जिनको ओसीडी होता है, आई विड से 10 to 20% ऑफ सच पीपल जिनको ओसीडी है, उनको फैमिली हिस्ट्री कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरे पेरेंट्स में किसी को है, या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी को है, सेकंड डिग्री रिलेटिव में किसी को है, चाहे कम है मात्रा में सिवियरिटी में, मगर है। तो 10 to 20% लोगों में आपको फैमिली हिस्ट्री मिल जाती है, जो कि शायद आपको ये बताता है कि कहीं ना कहीं ब्रेन के कुछ केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है जिसके कारण ये प्रॉब्लम। सर, जनरली मैंने देखा है कुछ बच्चों को, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि वो हैबिट में होते हैं बार बार किसी चीज को रिपीट करने। क्या हम उसको भी ओसीडी में कंसीडर करेंगे? देखिए, रिपीटेटिव टास्क जो डिसऑर्डर जिनमें रिपीटेटिव टास्क होते हैं वो कई हो सकते हैं। ओसीडी हो सकता है, बच्चों में ऑटिज्म में रिपीटिशंस होती हैं, बच्चों में टिक डिसऑर्डर में रिपीटिशंस होती हैं। सो एक सिंपल रिपीटिशन जो है उसको हम ओसीडी नहीं बोल सकते। वी हैव टू सी इट होलिस्टिकली कि और क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं, किन चीज़ों को रिपीट कर रहा है, एंड ओनली देन वी कैन मेक अ कोई स्पेसिफिक एज हम नहीं करते कि इस एज के बाद हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि ओसीडी हो जाए, या ऐसा कोई क्राइटेरिया? ओसीडी कॉमनली जो स्टार्ट होता है वो 15 से 25 साल के बीच में स्टार्ट होता है कॉमनली, जब हम ज्यादा अपने सेल्फ लव में या कहें कि अवेयर हो जाते हैं। थोड़ा सा जब हमारा पर्सनैलिटी डेवलप होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है, कई ऐसे बच्चे भी हैं हमारे पास, कई ऐसे केसेस भी हैं जो कि 5 साल के बच्चे में, 6 साल के बच्चे में क्लियर ओसीडी के सिम्टम्स हैं। बच्चों में कभी कभी एक गले की मेरी बहुत कॉमन इन्फेक्शन होती है, उसके कारण भी ओसीडी के सिम्टम्स आते हैं, बट वो सेल्फ लिमिटिंग सिम्टम्स होते हैं, कुछ देर के बाद वो सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। मगर जो ओसीडी जिसको हम डिसऑर्डर कहते हैं, वो एक बार स्टार्ट हो जाए तो ओसीडी, जैसे कि मैंने बताया, 15 से 25 साल में स्टार्ट होता है, एंड ओसीडी इज ए क्रॉनिक डिसऑर्डर। एक बार जब ये स्टार्ट हो जाता है तो आप इसको मेडिसिन से या थेरेपी से, साइकोथेरेपी से, जो स्पेशलाइज्ड टाइप की काउंसलिंग्स होती हैं, उससे इनके सिम्टम्स कंट्रोल कर सकते हो। बट ओसीडी में रिलैप्सेस बड़े ज़्यादा होते हैं, मतलब एक बार पेशेंट हो गया, कुछ देर का कोर्स करके, चाहे मेडिसिन का कोर्स किया उसने, साथ में साथ उसको काउंसलिंग आपने थेरेपी दी और कोर्स करके ठीक हो गया, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद सिम्टम वापिस आ गए। सो ओसीडी एक लंबी बीमारी है जिसमें रिलैप्स मतलब ये बीमारी वापिस आती है। सर, अब बात करते हैं अगर हम प्रिकॉशंस की, तो क्या प्रिकॉशंस हम, या अगर हम कहें कि ट्रीट, सबसे पहले तो मैं ट्रीटमेंट पूछूंगी कि किस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट ओसीडी का दो तरीके से होता है, मेडिसिन से होता है और साइकोथेरेपी से होता है, जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। एक स्पेशलाइज्ड टाइप की काउंसलिंग होती है, जिसमें पेशेंट को कुछ सेशंस लेने होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उनके मुताबिक वो पेशेंट के हिसाब से स्ट्रक्चर की जाती है, स्टैंडर्डाइज की जाती है पेशेंट के हिसाब से, और उनके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता है। दूसरा बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है मेडिसिन। जैसे मैंने आपको बोला, सेरोटोनिन की कमी होती है, तो उसी सेरोटोनिन को कुछ पूरा करने की कुछ मेडिसिन होती हैं, और सेरोटोनिन का लेवल ब्रेन में बढ़ाने की मेडिसिन होती हैं, जिनसे कि सेरोटोनिन ओसीडी के सिम्टम्स कम हो सकते हैं। बेस्ट तरीका रहता है कि दोनों अगर एक साथ हो जाएं तो पेशेंट को ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट। सर, स्कूल्स में मैक्सिमम, जैसे मैंने खुद अपने ऑब्जर्व किया है कि कुछ बच्चे होते हैं, वो हैबिट होती है उनको कि लिख के फिर उसको रब करना, फिर लिखना, फिर रब करना, फिर लिखना। ऐसे में टीचर का बिहेवियर अलग है और वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। एक टीचर्स के लिए जनरल मैसेज कि उसको हम किस तरीके से, नॉर्मली हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? देखिए, जैसे आपने एग्जांपल दिया, हाँ ये ओसीडी का सिम्टम हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है। कोई बच्चा हो सकता है इसलिए रब कर रहा है कि उसको अपनी हैंडराइटिंग पसंद नहीं आ रही और उसको रब करके कर रहा है। दूसरा, अगर वो रब कर भी रहा है तो 1-2 बार रब करके वो आगे बढ़ रहा है, अपना जो राइटिंग में नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, तो हम उसको ओसीडी नहीं बोलेंगे। बट हाँ, टीचर्स के लिए जैसे आपने बताया कि अगर उनको लगता है, कॉमनली वैसे ओसीडी के सिम्टम्स जो हैं वो पेरेंट्स ज़्यादा जल्दी
आइडेंटिफाई करते हैं बिकॉज उन्हीं एरियाज में होता है, क्योंकि जैसे चेकिंग वाले एरियाज में हो गया या कंटेमिनेशन जैसे मैंने बोला उस वाले एरियाज में हो गया। बट टीचर्स को अगर लगता है कि कोई बच्चा बाथरूम जा रहा है, वॉशरूम जा रहा है और मतलब उनको लग रहा है कि कुछ हाथ धो रहा है या कुछ इस तरह के सिम्टम जैसे हमने डिस्कस किए, अगर वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो दे कैन टॉक टू द पेरेंट्स रिगार्डिंग दिस एंड देन द पेरेंट्स शुड टेक। सर एक्चुअली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक बच्चे को अगर मैंने दिया कुछ लिखने के लिए, he used to write again and again कि भाई मुझे नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। हाँ, तो दैट अगर वो सेट अगर वो बच्चा ये भी बोल रहा है कि मुझे पता भी है मैंने साफ लिखा है, मैंने अच्छे से लिखा है, मगर फिर भी मेरे को लगता है कि मुझे साफ नहीं है, मुझे मिटा के फिर से लिखना चाहिए, तो डेफिनेटली ये ओसीडी का सिम्टम। इवन आफ्टर कि उसको अगर टीचर स्टार भी देता है, आइसक्रीम, इवन आफ्टर दैट वो सेटिस्फाई नहीं। डेफिनेटली इट्स अ सिम्टम ऑफ ओसीडी। सेकंड थिंग सर, एक और जो ओल्ड एज फैक्टर में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, क्या वो भी ओसीडी में मेडिसिन को बार बार खाने की बात करना कि मेरा मेडिसिन रह गई है, उस चीज से हम किस तरीके से उनको। देखिए वो फिर दो चीज़ों में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जैसे अगर आप ओल्ड एज की बात कर रहे हैं तो एक और इसमें डिफरेंशियल मतलब एक और डायग्नोसिस में ऐसा हो सकता है, दैट इज डिमेंशिया, कि क्या वो ऐसा तो नहीं कि वो भूल ही गया है कि मैंने खाई है मेडिसिन। ठीक है, यूजुअली मेडिसिन ओवर यूज का ओसीडी बहुत रेयर होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसको पता है कि अगर मैं एक की जगह दो खा लूंगा तो मुझे नुकसान हो सकता है। बट उल्टा होता है ओसीडी में, एक्चुअली में पर्सन, एक इंसान जो इसको ओसीडी है उसकी ऑब्सेशन उस मेडिसिन पे आ जाती है जिसको उसको ठीक करना है, और उसको लगता है कि मैं ये खाऊंगा तो हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, किसी से गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस हो सकता है, किसी से कुछ लिथार्जी हो सकती है। तो ओसीडी के पेशेंट में देखा है कभी कभी ओसीडी उनका मेडिसिन की तरफ चले जाता है कि क्या मैं मेडिसिन खाऊंगा तो मुझे कोई परमानेंट बीमारी तो नहीं हो जाएगी या परमानेंट ये दवाई लग तो नहीं जाएगी। तो हम उनको यही समझाते हैं उस समय कि डोंट ब्रिंग योर ओसीडी इनटू योर ट्रीटमेंट और ऑब्सेशन इनटू योर ट्रीटमेंट, यू टेक दिस मेडिसिन। साइड इफेक्ट तो हर मेडिसिन के होते हैं, मगर कोई लॉन्ग टर्म ऑर्गन रिलेटेड साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, जो कि इन मेडिसिन के नहीं है। एंड मेडिसिन नहीं लगती है एक्चुअली, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, ओसीडी खुद में एक लंबी बीमारी है जैसे कि शुगर की बीमारी है। अब हम ये नहीं ना कहेंगे कि शुगर की दवाई लग गई है, एक्चुअली बीमारी लगी है तो दवाई खानी पड़ रही है। सर जैसे स्ट्रेस भरी लाइफ है और जनरली आजकल हम यंगस्टर्स को ज्यादातर ये सुनते हैं कि भाई ओसीडी है, हमें ओसीडी है। क्या लाइफस्टाइल, ये जो हमारा अभी डाइटरी सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं कारण है? यस, प्रिकॉशंस की जैसे आपने बात की थी ना, प्रिकॉशंस की, बिकॉज हमें एग्जैक्ट इसका कारण तो नहीं पता है, तो इसलिए हम कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशन तो नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि हम किसी को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, तो हम उसको बोलते हैं नमक कम खाओ, तो वो एक प्रिकॉशन हो गया उसके लिए। बट एग्जैक्टली इसके लिए इसमें हमें पता नहीं है, तो हम जनरल प्रिकॉशंस देते हैं। जनरल प्रिकॉशंस आर रिगार्डिंग द डाइट, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाओ कि ब्रेन की डैमेज ना हो। ब्रेन डैमेज नहीं होगा तो सेरोटोनिन या कोई भी केमिकल ब्रेन का अच्छे से बनेगा। डाइट विच इज़ रिच इन प्रोटीन, डाइट विच इज़ रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स in fact is a known treatment for OCD also, जो कि एडजुवेंट ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि हम किसी मेडिसिन दे रहे हो, कुछ असर नहीं हो रहा, तो हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, वी ऑल्सो प्रिस्क्राइब। सो डाइट रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे कि चिया सीड्स, बेसिल सीड्स, फॉक्स सीड्स, वो आप ले सकते हैं। जो नॉनवेज खाते हैं, फिश या एनी सी फूड इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, वो खा सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, तो ये खाने में हम इन चीज़ों के लिए बोलते हैं इफ़ यू वांट टू लिव अ मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी लाइफ। इसके अलावा एक्सरसाइज, देयर इज अ रिच एविडेंस दैट एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, चाहे वो योगा हो, मेडिटेशन हो, प्राणायाम हो, या जिसको हम वेट ट्रेनिंग बोलते हैं, जिमिंग जिसको बोलते हैं, ऑल एक्सरसाइज दे हैव प्रूवन बेनिफिट्स इन ऑलमोस्ट ऑल साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। तो आप वो भी कर सकते हो, मेंटली भी हो सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है। मतलब हाँ, आपका जो ये कहना है ठीक है, ये हम बोल सकते हैं, बट देन सम पीपल दे कम टू यू, वो आपके पास आते हैं, वो कहते हैं कि सर सब कुछ ठीक है, हम खाते पीते ठीक से हैं, तो हमें ये बीमारी कैसे हो गई? तो हम बोलते हैं कि किसी में डिस्फंक्शन सिर्फ उस कम था तो हेल्दी लाइफस्टाइल जीने से ठीक हो गया, लेकिन अगर किसी का केमिकल डिस्फंक्शन इतना ज़्यादा है तो वो तो लाइफस्टाइल कम कर सकता है मगर ठीक नहीं कर सकता। सर यूजुअली जब हम घर में कोई काम करते हैं तो लेडीज आप जैसे अनअवेयर होती हैं, हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, उस कंडीशन में हम जो आसपास के लोग हैं उनका क्या रवैया? क्योंकि जब ये वहम की बीमारी जिसे हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो लोग इस पे
बाद में इसका मजाक या बोले कि इसको वहम बोल के उसको टीज करना शुरू कर सकते हैं। उस टाइम पे हमारी फैमिली सपोर्ट या हमारे आसपास जो भी है किस तरीके से? बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दो पार्ट्स हैं इसमें। एक तो अगर किसी को ऐसे सिम्टम आते हैं तो फैमिली क्या करती है। नो डाउट आजकल अवेयरनेस आ गई है, तो बहुत से लोग तो सीधा डॉक्टर के पास आते हैं। बहुत से लोग, मैं 2007 से साइकेट्री में हूँ। बहुत से लोग जो आज से 18 साल पहले शायद उनको पता नहीं था किसके पास जाना है, आज उनको पता है। ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड इंटरनेट एंड ऑल, दे हैव नॉलेज कि किसके पास जाना है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। कुछ लोग अगर किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको समझ आ जाता है कि क्या करना है। हाँ, सम टाइम कुछ लोग या कुछ फैमिलीज अगर अवेयरनेस नहीं, आई अगेन से फॉल्ट उनका नहीं है, फॉल्ट शायद हमारा है कि हम उनको अवेयर नहीं कर पाए। अवेयरनेस नहीं है तो फिर वो भूत प्रेत तंत्र मंत्र में चले जाते हैं। तो ठीक है, दैट इज आवर कल्चर, बट देन अगर हम उनको एजुकेट कर सकें कि बीमारी क्या है और इसका सही तरीका क्या है, तो दैट विल बी देयर एज वेल एज आवर गेन। और दूसरा इसमें अवेयरनेस, आई थिंक वो वही ज़रूरी है। तो कि हम अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अवेयर करते हैं उनको, जब तक, ताकि वो अपने आसपास के माहौल को वैसा रिच बना सके ताकि जो भी पेशेंट है वो फील ना करे। सर, जाते जाते कुछ ऐसे टिप्स हमारे दर्शकों के लिए कि हम इस बीमारी से कोसों दूर। देखिए, क्योंकि एक बायोलॉजिकल बीमारी है, सो सबसे पहले तो ट्राई टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें कि जैसे हमने बोला लाइफस्टाइल, डाइटरी चेंजेस, रेगुलर एक्सरसाइज एंड ऑल दोज थिंग्स। स्ट्रेस मैनेज करना सीखिए। सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ लास्ट में। सर, मोबाइल, ये ओसीडी ज्यादा हो चुकी है, 2-2 मिनट के बाद चेक करना, मैसेजेस आ रहे हैं, ये भी इसी में कंसीडर करेंगे हम? तब अगर हम अपने डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें तो ये एक अलग से कैटेगरी बनाई दी गई है, जिसको हम इंटरनेट एडिक्शन या इंटरनेट यूज डिसऑर्डर बोलते हैं। इवन वी कांट लिव विदाउट दिस फोन इवन हाफ एन आवर, कि हमें ये होता है कि हमारे पास ये होना ही चाहिए। सो इसीलिए हम इसमें भी और जो हमारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं, जो हमारी बुक्स हैं, वो भी कहती हैं कि अगर एक दिन में आप 1 घंटा फ़ोन यूज़, 1 घंटे से ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो वही क्राइटेरिया जो मैंने बोला ओसीडी वाला 1 घंटे वाला, इसमें भी फिट हो जाता है। एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर मैं उस बच्चे से या उस व्यक्ति से ये फ़ोन ले लूँ, मैंने दूसरा आपको बोला डिस्ट्रेस, तो क्या वो इसके बिना रह पा रहा है? अगर वो इसके बिना रह पा रहा है तो शायद उसको एडिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने उससे ले लिया और फिर ठीक है, वो तो बोलेगा मैं तो रह पा रहा हूँ, लेकिन आपने देखा कि उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा है, स्ट्रेस में रह रहा है, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ का भी एडिक्शन है या ऑब्सेशन है फ़ोन का। और मे बी अभी ये दोनों डिसऑर्डर्स अभी टेक्स्ट बुक वाइज तो अलग अलग हैं, बट कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग। जी सर, अब आ जाइए सर टिप्स पे। जो मैं टिप्स यही है कि डाइटरी, जैसे मैंने बोला, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस जो है उसको मैनेज करना सीखिए, कोप करना सीखिए। मैं ये नहीं बोलूँगा स्ट्रेस नहीं लीजिए, अब स्ट्रेस है पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो रहेगा ही रहेगा, तो आना ही है। इम्पॉर्टेंट, हर इंसान को, हर व्यक्ति को स्ट्रेस आता है। कोई व्यक्ति तो बड़े से बड़ा स्ट्रेस भी सेल थ्रू कर जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और किसी व्यक्ति के लिए छोटा सा स्ट्रेस भी डिप्रेशन का कारण बन जाता है। सो लाइफ में जितना आप स्ट्रेस को मैनेज करना सीखोगे, जितना कोप करना सीखोगे, स्ट्रेस से दूर नहीं भागना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज़ को एस्केप करते हो तो एक्चुअली में यू आर नॉट लर्निंग हाउ टू डील विद इट। सो मैनेज योर स्ट्रेस, टॉक टू योर एल्डर्स, दे नो हाउ टू मैनेज विद द स्ट्रेस, वो आपको टिप्स देंगे। फ़ोन, आजकल हम हर चीज़ को फ़ोन पे सर्च करते हैं ना, हाउ टू मैनेज एंड ऑल दोस थिंग्स। यू हैव योर एल्डर्स, यू हैव योर पेरेंट्स, यू हैव योर ग्रैंड पेरेंट्स, यू हैव योर अंकल्स एंड यू हैव योर आंट्स। गो टू देम, आस्क देम, शेयर योर। आधा तो स्ट्रेस शेयर करने से खत्म हो जाता है, वो भी हम बॉटल अप करके रहते हैं। एक सॉलिटरी इंडिविजुअल लाइफ हो गई है, सब अपने कमरे में बंद हैं, मोबाइल के साथ हैं। स्ट्रेस है तो बोलने को नहीं है, क्योंकि बोलना सीखा ही नहीं है, शेयर करना सीखा ही नहीं है, आपका हार्ट अलाउ ही नहीं करता, आपको शेयर करना सीखा नहीं है। सो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू रिड्यूस स्ट्रेस। और अगर स्ट्रेस कम रहेगा, सेरोटोनिन हेल्दी रहेगा, तो शायद इस तरह का बायोलॉजिकल डिसऑर्डर ना हो। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हाईली थैंकफुल टू यू, और चाहेंगे कि फिर आप हमारे यहाँ पर आए और हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी किसी और टॉपिक पे दे। लास्ट में ये फिर से आपका टॉपिक मैं रिपीट करूंगी, शेयरिंग इज केयरिंग, ये हमारे दिमाग में रहना है। अगर शेयर करेंगे तो अपनी केयर हम खुद करेंगे।
हेल्थ प्लस के एक नए अंक में पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।